this is chapter 15, biodiversity and its conservation, class 12 biology, and we are discussing it with the NCERT PDF. Genetic diversity is the diversity of single species due to the change in the genes, genetic level की diversity. मेडिसिनल प्लांट रोवोल्फिया वोमेटोरिया जो ग्रो हो रहा होता है हिमालयन एरियाज में ग्रो हो रहा है, बट वहां पर उसके काफी सारे डाइवर्सिटी, बहुत सारी रिच स्पीशीज देखी जाती है अलग अलग तरह की, और जिनमें अलग अमाउंट में ये केमिकल पाया जाता है रेजरपाइन नाम का। रेजरपाइन केमिकल कैंसर को ट्रीट करने में काम आता है। तो रोवोल्फिया वोमेटोरिया बहुत डिफरेंट स्पीशीज में हिमालय में मिल रहा है, और उसमें मतलब ये प्लांट इंडिया में बहुत सारे हिमालयन एरियाज में अलग अलग स्पीशीज में जीन की वजह से मिला है, जीन की लेवल की डाइवर्सिटी की वजह से। ऐसे ही इंडिया में मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्टेन है राइस के। अगर हम सिर्फ एक राइस की प्लांट की बात करें, जनरली बात करें, तो क्रॉप में हमें राइस भी अलग अलग तरीके की मिलती हैं, कोई बासमती, कोई दूसरे तरह की राइस का स्पीशीज। वीट है तो वीट भी, मैंगो है तो मैंगोज भी, हमें 1000 तरह के मैंगोज मिल सकते हैं। तो ये क्यों मिल पाए? बिकॉज ऑफ द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द जेनेटिक लेवल। स्पीशीज लेवल पे हमने बात करी थी, वेस्टर्न घाट में ज्यादा हमें क्या मिलते हैं, एम्फीबियंस स्पीशीज मिलते हैं देन द ईस्टर्न घाट। देन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करी थी, हमारे इंडिया में बहुत सारे मैनग्रूव्स और फॉरेस्ट और डेजर्ट ये सब हैं, तो इंडिया इकोलॉजिकली भी रिच है। इसके बाद आगे देखें हम कि हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर। वो जो बात हम कह रहे थे रॉबर्ट में और IUCN की 2004 की, वो यहाँ लिखी हुई है, इट्स रिटन है। ये दिया हुआ है कि रॉबर्ट मे नाम के साइंटिस्ट ने एस्टिमेट लगाया 7 मिलियन डाइवर्सिटी का अमाउंट, और IUCN 2004 के अकॉर्डिंग 1.5। अब इसके बाद हम बात कर रहे थे कि हमें इसका पाई चार्ट से समझना है कि पाई चार्ट में क्या है। तो पाई चार्ट आगे दिए हुए हैं, ये रहे वो पाई चार्ट। इनवर्टिब्रेट्स की डाइवर्सिटी दिखा रहा है फर्स्ट पाई चार्ट। इंसेक्ट 70% है, तो आप देख सकते हो यहाँ 70% अमाउंट इंसेक्ट का आया है। फिर नेक्स्ट अदर एनिमल्स हैं, और फिर मोलस्क है, और फिर मोलस्क के बाद क्रस्टेशियंस हैं सबसे कम। क्रस्टेशियन सबसे कम है इन द इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट का पाई चार्ट ऐसे बनेगा, आपको याद रखना है 70% इंसेक्ट्स डालने हैं, फिर अदर एनिमल्स है थोड़ा ज्यादा पोर्शन, फिर मोलस्क है, और फिर क्रस्टेशियंस है। ये कभी कभी क्या होता है, पाई चार्ट में एक दो चीज देकर बाकी चीज गायब करके नाम पूछते हैं, व्हाट इज A, व्हाट इज B, व्हाट इज C, व्हाट इज D। तो आपको पता होना चाहिए, ये पाई चार्ट माइंड में आपके होना चाहिए। वर्टिब्रेट्स में अगर बात करें तो आधी अमाउंट में पूरी फिशेज हैं, क्योंकि ओशन ज्यादा हैं अर्थ पे, और फिर बाद में जो बचते हैं उनमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं ज्यादा, एंड उसके बराबर अमाउंट में लगभग और मैमल्स फिर आते हैं एंड एम्फीबियंस आते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स इस तरह से डिवाइडेड है। फिर हम आते हैं थर्ड फ्लो चार्ट पे। ओके तो मैडम। थर्ड फ्लो चार्ट आपका फंगस का है। फंगस की डाइवर्सिटी है और एंजियोस्पर्म की लगभग एक जैसी है। एंड फिर एल्गी का नाम आता है, एल्गी हैं ज्यादा अमाउंट में। फिर मॉसेस और फर्नेलीज हैं, और लाइकन सबसे कम है, लाइकन्स आर लेस। यहाँ तक Yes. क्लियर हुआ बेटा? इज इट क्लियर टू Yes, यू? ma'am. Yes, ma'am. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Clear. नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। ये पाई चार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। हसीन, समझ में आया? Yes, ma'am. Clear है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? Yes, ma'am. यहाँ पर हम आगे देख रहे हैं
कि it should be noted that these estimates do not give any figures of prokaryotes. Biologists are not sure about how many prokaryote species, क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज की बात नहीं कर रहे, वो तो और भी ज्यादा होंगी. हम तो किसकी बात कर रहे हैं जो इजीली विजिबल होते हैं. इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया एक अच्छी रिच बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, क्योंकि इंडिया में भी आउट ऑफ 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से इंडिया है एक. ठीक है, 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक इंडिया है, जिसमें 45,000 स्पीशीज प्लांट की मिलती हैं. एंड ये ट्वाइस है. एंड that is 22% total species recorded so far is applying this proportion to India's diversity figure. 1 lakh plant species, more than 3 lakh animal species yet to be described. अभी इतनी डाइवर्सिटी और बाकी भी है डिस्क्राइब करना. तो बहुत सारी ऐसी डाइवर्सिटी जो भी बची भी हुई है, हमने एक्सप्लोर भी नहीं करी है. एंड टेक्सोनोमिस्ट या ट्रेंड मैन पावर और जो प्लांट वो नेचुरलिस्ट हैं, टेक्सोनोमिस्ट है, जो इनकी स्टडी करते हैं डाइवर्सिटी की, वो ढूंढ सकते हैं इनको. अंडरस्टूड. पर लास्ट लाइन ये बताती है कि नेचर की बायोडाइवर्सिटी या एक लाइब्रेरी के रूप में देखी जा सकती है, कि जहाँ पर अभी तो पूरी बुक्स अभी बनी भी नहीं है और अभी मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाकी है, और स्टिल क्या हो रहा है, थ्रेट है, एक्सटिंक्शन हो रही है स्पीशीज की. कुछ स्पीशीज तो ऐसे भी होंगे जो अभी तक डिस्कवर नहीं करी है, पर खत्म भी हो गई होंगी डिस्कवर. हमने पाई चार्ट समझे थे, और फिर उसके बाद हमने इंडिया के बारे में समझा था कि ये पाई चार्ट समझे थे हमने. इनवर्टिब्रेट्स के पाई चार्ट को देखकर आप समझ सकते हैं पाई चार्ट को डिस्कस कर रहे थे कि टोटल इनवर्टिब्रेट की जो डाइवर्सिटी है उसमें से 70% दिख रहा है हमको कि क्या है, दे आर इंसेक्ट्स. 70% आर इंसेक्ट्स. यहाँ देख रहे हो. यस मैम. पाई चार्ट में परसेंटेज दिखाते, तो ये सब क्या है, 70% इंसेक्ट्स हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो हायर एनिमल है वो अदर एनिमल्स का ग्रुप है. फिर मोलस का नंबर आता है अमाउंट में. लास्ट में क्रस्टेशियंस आते हैं. क्लियर. यस मैम. एंड यहाँ पर अगर वर्टिब्रेट का चार्ट देखे तो आधा अमाउंट किसको दिया है, फिशेस को दिया है. फिर बराबर अमाउंट उसमें थोड़ा ज्यादा अमाउंट बर्ड को दिया है, रेप्टाइल्स को दिया है, फिर मैमल्स, और उसके बाद एम्फीबियंस. तो हमें ये रिलेटिव अमाउंट इनका पता होना चाहिए. क्यों? अगर हमें रिलेटिव अमाउंट पता होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ के कर सकते हैं. बिकॉज ये एग्जाम में बिना उसके कहीं पर बिना लेबलिंग के आ सकता है. आपको लेबल करने को आ सकता है कि इस पाई चार्ट को लेबल करो. यस मैम. ओके मैम. नाउ यहाँ प्लांट भी का भी एक पूरा पाई चार्ट बनाया है, जिसमें आप देख सकते हो फंगी सबसे ज्यादा बनाई है. उसके रिलेशन में उसके बराबर ही लगभग एंजियोस्पर्म्स बनाए हैं, और फिर एल्गीज हैं, एंड देन उसके बाद मॉसेस हैं, फर्न्स हैं, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, और फिर लाइकन्स हैं. तो प्लांट का भी पाई चार्ट आपको याद होना चाहिए. इज इट क्लियर? यस मैम. यहाँ तक क्लियर हुआ सीन? यस मैम, इट्स क्लियर. इज इट क्लियर टू यू? यस मैम. पाई चार्ट समझ में आया आपको?
आवाज आ रही है मेरी? एंड देन बायोडाइवर्सिटी इंडिया के बारे में बोला हुआ है कि ग्लोबल डाइवर्सिटी जो है वो इंडिया की काफी ज्यादा, इवन दो उसका एरिया बहुत कम है, सिर्फ इंडिया हमारी 2.4% एरिया में है वर्ल्ड के एरिया के, बट स्टिल उसमें इम्प्रेसिव बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि 4 गुनी अपनी एरिया से भी 8.1% बायोडाइवर्सिटी है। इसीलिए 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है इंडिया। और कितनी लिविंग स्पीशीज उसमें वेटिंग है अभी भी कि उनको हम डिस्कवर करें, नाम दें। अगर हम मई का ग्लोबल एस्टिमेट को सही माने तो 22% टोटल स्पीशीज अभी तक हमने ढूंढी है बस। जितनी 7 मिलियन वो बताते हैं रॉबर्ट में, उनमें उनकी हमने सिर्फ 22% स्पीशीज को अभी तक हमने रिकॉर्ड करा है, हमारी बुक्स में उनके नाम मेंशन है। और इंडिया अप्लाइंग दिस proportion to India diversity figure, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species, more than 3 lakh animal species yet to be discovered. इंडिया में भी अभी इतनी कैपेसिटी है कि और स्पीशीज कम से कम 1 लाख तो प्लांट की और 3 लाख एनिमल की स्पीशीज ढूंढनी बाकी है अभी। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि हमें बायोडाइवर्सिटी, पहली हमें उसके अपने फॉर्म में कंजर्व भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी थ्रेट में भी है, खत्म भी हो सकती है, बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन की कगार पे है, क्योंकि ह्यूमन क्या कर रहे हैं, ज्यादा पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए बहुत सारे ऐसे नेचुरल एरियाज को खराब करते जाते हैं, उनको खत्म करते जाते हैं, पेड़ वगैरह को, तो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है पॉल्यूशन की वजह से। और अगर हम इसको रोकते हैं, इस पे थोड़ा बहुत कंट्रोल रखते हैं, तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी बची रह जाएगी। पैटर्न ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि बायोडाइवर्सिटी किस तरह से अरेंज्ड है, मतलब अर्थ के ऊपर। तो दो फैक्ट उसमें लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट देखा जाता है हमारी अर्थ में, कि अर्थ क्या है, ओवल है, सेंटर में तो इक्वेटर है, पर जो उसका एरिया है वो ऊपर जाते जाते कैसा होता जाता है, राउंड होता जाता है। तो इस वजह से यहाँ एक लैटिट्यूड्स बनते हैं, यहाँ पर एरियाज के लैटिट्यूड्स बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सूरज की रोशनी भी थोड़ी सी कम पहुंचती है, इसीलिए यहाँ पर फ्रीजिड एरियाज रहते हैं, थोड़े से ठंडे एरियाज रहते हैं। क्लियर? यहाँ पर अभी इसके बाद यहाँ पर लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स की वजह से कम प्लांट्स देखे जाते हैं फ्रीजिड एरिया में, और इक्वेटर के पास ज्यादा प्लांट्स देखे जाएंगे। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल यूनिफॉर्म नहीं रहेगी पूरे वर्ल्ड में, कहीं पर अमेरिका, कहीं पर साउथ अमेरिका, कहीं पर दूसरे कंट्रीज भी हैं इक्वेटर के थोड़ा दूर जाते जाते पोल का एरिया आ जाएगा, नीचे भी ऐसा ही रहेगा, ऊपर भी ऐसा ही रहेगा। इक्वेटर के पास के जो कंट्रीज है पर द कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, उसके पास 14,000 स्पीशीज बर्ड की होंगी। तो न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री पर आ रहा है, उसके पास क्या होंगी, 105 स्पीशीज होंगी ग्रीनलैंड की। 71% डिग्री पे आता है ये ग्रीनलैंड, उस पे बस 56 होंगी। तो जैसे जैसे डिग्रीज क्या 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, 0 डिग्री इक्वेटर है, फिर पहली लैटिट्यूड होगी 23 डिग्री वाली, फिर उसके बाद आएगी, नेक्स्ट आएगी 41 डिग्री की, और दूर जाएगा, फिर और उसके ऊपर छोटा होता जाएगा 71 डिग्री। ये इसलिए कह रहा है, तो अलग अलग कंट्रीज, अर्थ क्योंकि राउंड है, राउंड में भी ओवल शेप जैसी है, तो अलग अलग डिग्रीज में जो कंट्रीज आ रही हैं उनकी स्पीशीज आप देखो जैसे कम होती जा रही हैं। सबसे पास जो इक्वेटर के पास कोलंबिया, उसकी स्पीशीज बर्ड की 14,000 थी, फिर 41 पे आते ही वो 105 हो गई, ग्रीनलैंड पे आते ही वो 56 हो गई। और इंडिया में ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के हैज मोर देन 1200, इंडिया में एवरेज है, हाईएस्ट वाले के थोड़ा पास में ही 1200 स्पीशीज मिलती हैं बर्ड की इंडिया में। तो इसीलिए इंडिया
सही रिच कंट्री है बायोडाइवर्सिटी के सेंस में। देन फॉरेस्ट की बात अगर करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले जो एरिया हैं जैसे इक्वाडोर, उसमें 10 गुना ज्यादा स्पीशीज हैं प्लांट्स की फॉरेस्ट में, इक्वल एरिया में। अगर उतना ही एरिया अगर नापा जाए इसका मिड वेस्ट ऑफ यूएसए का, तो उस सेम एरिया को अगर हम रखें तो 10 गुना ज्यादा कहाँ मिलेगी, ट्रॉपिकल एरियाज में, जहां पर इक्वेटर के पास वाला एरिया जो होता है उसमें 10 गुना ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है। इज होम टू मोर देन 40,000 स्पीशीज, ये 40,000 स्पीशीज का होम है, स्पीशीज ऑफ प्लांट का, 3,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड का, एंड 1,300 बर्ड्स, 427 मैमल्स एंड 427 एम्फीबियन, 378 रेप्टाइल्स एंड मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स। तो ये क्या है, ये अमेजोन फॉरेस्ट की बात हो रही है। ये साउथ अमेरिका का फॉरेस्ट है, अमेजोन फॉरेस्ट, और ये लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, और इसमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, और जिसके नंबर्स कुछ एस्टिमेट्स दे रखे हैं। What is so special about the tropics that might account for the greater biological diversity? क्या स्पेशल है इसमें जो डाइवर्सिटी के इतना रिच हो गया? इकोलॉजिस्ट ने ये हाइपोथेसिस दी, बायोलॉजिस्ट ने ये बताया कि कुछ इम्पोर्टेंट वन है। पहला फैक्टर है स्पीसीएशन, जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। जो नई नई स्पीशीज बनती हैं वो टाइम के हिसाब से बनती हैं, टाइम लगता है उनमें नई स्पीशीज बनने में। तो एक तो इन्हें टाइम बहुत मिला है ट्रॉपिकल एरियाज में के आराम से उसमें स्पीशीज बन सके, नई नई स्पीशीज बन सके। प्लस वहां पर ये जो एरिया है, अनलाइक टेम्परेचर रीजन, टेम्परेट रीजन की तरह, टेम्परेट रीजन कौन से हैं, जो पोल के पास जाते जा रहे हैं, मैंने बोला जो 71 डिग्री तक पहुंच जाएगा, ऊपर तक पहुंच जाएगा पोल के पास, वो टेम्परेट एरियाज कहलाता है। उसमें अनलाइक टेम्परेट एरियाज ड्यू टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन पास्ट, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड। मिलियन ईयर्स तक ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई है, और वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, उनमें कोई बर्फ नहीं आती, उनमें गर्मी अच्छे से रहती है ट्रॉपिकल एरियाज में। तो गर्मी जहाँ रहेगी वहां पर भी बारिश भी बहुत होगी, बिकॉज गर्मी की वजह से ही तो भाप बन रही है और बादल बन रहे हैं, और उसकी वजह से ही फिर वापस वो साइकिल, वाटर साइकिल चलती रहती है। तो कहने का मतलब यही है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, मतलब वहाँ एक गर्म इलाका भी है, टेम्परेचर हाई है, और रेन भी होती है, पानी भी मिलता है, अच्छे अच्छे पौधे, पेड़ पौधे उगते हैं, और उसकी वजह से ही क्या होता है, वहाँ ज्यादा डाइवर्सिटी, एवोल्यूशनरी टाइम भी मिला, स्पीशीज भी डाइवर्स हुई, इसीलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज्यादा स्पीशीज मिल रही हैं। बी, ट्रॉपिकल एरियाज जो टेम्परेट एरियाज के अलावा लेस सीजनल रिलेटिव वेरिएशन, उनमें प्रिडिक्टेबल होते हैं। ट्रॉपिकल एरियाज में हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे मौसम बदलेगा और इतना ही वेरिएशन आएगा, ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, और सोलर एनर्जी भी ज्यादा होती है। ट्रॉपिक्स में ज्यादा धूप अच्छी निकलती है, सोलर एनर्जी से ही प्रोड्यूसर्स फूड ले रहे हैं, तो सोलर एनर्जी की वजह से वहां पर हाई प्लांट लाइफ होने की वजह से एनिमल लाइफ भी, क्योंकि एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड है, तो आपस में दोनों चीजें रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझ लिया। हम एक ग्राफ पढ़ते हैं जो कि सेकंड फैक्टर बनता है हमारा, इसमें इसे बोलते हैं अलेक्जेंडर हम्बोल्ट का इक्वेशन, और सी स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का ये ग्राफ है। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने एक इक्वेशन बनाई, उसने पहले स्पीशीज का रिचनेस और एरिया के बीच में एक रिलेशन बनाया कि मान लो हम किसी भी बड़े से फॉरेस्ट में वहाँ की डाइवर्सिटी चेक कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी एरिया में, ये 100 हेक्टेयर एरिया हो चाहे 1000 हेक्टेयर का एरिया हो, उसका एरिया ले लिया हमने, बड़ा सा एक एरिया ले लिया, उसमें हम स्पीशीज सर्च करते जा रहे हैं, कितनी हमें स्पीशीज मिलती जा रही हैं, उसका एक ग्राफ बन सकता है जो कि हमें काफी सारे ऑब्जर्वेशंस जिससे पता चलेंगे। ऐसा ग्राफ पहली बार अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने बनाया, और उसको उससे कुछ रिलेशन मिला दोनों के बीच में कि जितना एरिया हम एक्सप्लोर करते हैं और जितनी स्पीशीज हमें मिलती हैं वो पहले तो क्या रहती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर रहती हैं। दैट मीन्स उनका
जो वो सेम रहता है। जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे स्पीशीज बढ़ती है। ब्लू में दिख रहा है, जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे स्पीशीज का बढ़ता है, जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे। पर थोड़ी देर बाद जाकर फिर वो थोड़ा सा स्टेबल होने लगता है। और इससे इस कर्व का जो इक्वेशन बना वो ये बनता है, C=A/Z, A की पावर Z, और S यहाँ पर स्पीशीज का नंबर है, C यहाँ कांस्टेंट है, A यहाँ एरिया है, और ये बनता है इक्वेशन S=C A की पावर Z, जहां पर मैंने बता दिया S इज स्पीशीज रिचनेस, A इज एरिया, Z इज स्लोप ऑफ द लाइन, C इज वाई इंटरसेप्ट, ये यानी वाई इंटरसेप्ट यानी कांस्टेंट एरिया वो है। ठीक है, अब इसमें log S log C, इसी इक्वेशन को जब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, जब इस इक्वेशन का log लेते हैं, क्या लेते हैं, log, जब इस इक्वेशन का log लेते हैं तब सब जगह log लगाते थे, log S लगा दिया, log S log C, एंड इसमें प्लस लगा दिया, मल्टीप्लाई की जो चीज है उसके बीच में प्लस लग जाएगा, log C प्लस, और जो ये पावर वाली चीज है वो आगे आ जाती है, log लगाते ही Z log A आ जाएगा। तो इसको बस, इस इक्वेशन को बस log वाली इक्वेशन में चेंज किया है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपको S=C A की पावर Z से ये इक्वेशन मिली है log करके, log S log C प्लस Z log A, ये आपकी इक्वेशन आपको याद रखनी है। ये ब्लू वाले कर्व की इक्वेशन है, पर जब इसे हम एक्सपोनेंशियल लॉग में करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाता है कि जैसे जैसे हम जितना एरिया बढ़ाएंगे उतना ही हमारा स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगा, ज्यादा एरिया होगा ज्यादा स्पीशीज मिलेंगी, ऐसे। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, ma'am. Is it clear, Asim? Within a region, richness of the species increased with increasing the explored area, but only up to a certain limit. In fact, the relation between species richness and the area for a wide variety of taxa, angiospermic plants, birds, bats, freshwater fishes, turns out to be rectangular hyperbola. ये इक्वेशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में, ये जो ब्लू ग्राफ है उसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा गया है। और इसका जब लॉग कर देंगे तो हमको एक लॉग स्केल पे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। वी विल फाइंड अ जिसने ये देखा कि z की जो वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक तो हमारी इक्वेशन है। और उसके बाद ये इसकी वैल्यूज हैं कि यहाँ पर S स्पीशीज एरिया रिचनेस है, Z स्लोप ऑफ द लाइन है, Y इंटरसेप्ट C है। इकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया कि वैल्यू ऑफ Z इस रेंज में लाई करती है 0.1 to 0.2 रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनॉमिक ग्रुप, कोई भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप हो, वेदर इट इज प्लांट्स इन ब्रिटेन और प्लांट्स इन बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, किसी भी ग्रुप का कोई भी प्लांट हो, Z की वैल्यू का रेंज फिक्स है कि Z की वैल्यू का रेंज होगा 0.1 to 0.2। And New York State में the slopes of regression lines are amazing similar, but if you analyze the species area relationship among very large areas like that entire continent, you will find that the slope of the line to be much steeper. Z की वैल्यू जो होगी रेंज में 0.6 से 1.2 होगी। For example, for frugivores, fruit-eating birds, mammals in the tropical forest of different continents, the slope is found to be 1.1.5. ये कुछ ऐसी चीजें आपको ये रिमेम्बर रखनी है, जैसे किसी कांस्टेंट की वैल्यूज होती है ना, वैसे है ये कि z की नॉर्मल वैल्यूज किसी भी टैक्सॉन के लिए 0.1 से 0.2 रहेगी। पर अगर हमने बहुत बड़ा एरिया कर दिया, अगर हमने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स का एरिया, पूरे कॉन्टिनेंट का एरिया साइड उसमें लिया, तो क्या होगा, z का वैल्यू ज्यादा हो आएगा, यानी कि
1.15 तक आ सकता है Z का वैल्यू, लार्ज एरिया की, एक्सट्रीमली लार्ज एरिया की। क्लियर? द इम्पोर्टेंट ऑफ द स्पीशीज का इम्पोर्टेंस क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। Does the number of species in a community really matter to the functioning of the ecosystem? इम्पोर्टेंस स्पीशीज डाइवर्सिटी का इकोसिस्टम में नंबर ऑफ द स्पीशीज इन द कम्युनिटी रियली मैटर्स बोल रहा है for the functioning of the ecosystem. This is a question for which ecologists have not been able to give a definite answer. ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इकोलॉजिस्ट इसका आंसर डेफिनेट नहीं दे पाते, फॉर मैनी डिकेड्स तक नहीं दे पाए थे। इकोलॉजिस्ट ने यही बिलीव किया था कि कम्युनिटीज विद मोर स्पीशीज, जो इसकी ज़्यादा, जो कम्युनिटीज जिसमें ज़्यादा स्पीशीज होती हैं टेंड टू बी मोर स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। those with the less species, जिसमें कम होती हैं उससे। What exactly is the stability of a biological? इनमें से exactly क्या है? What exactly is the stability of a biological? मतलब species richness का एक importance है, species richness का importance है उसका स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल तब होगा जब स्पीशीज बहुत सारी इसमें पाई जाएंगी। मतलब फॉरेस्ट को अगर सस्टेन करना है तो फॉरेस्ट को अपने आप सस्टेन करती है उसकी बायोडाइवर्सिटी। जो ज्यादा अमाउंट में जेनेटिक लेवल पे भी, स्पीशीज लेवल पे भी और उसके लेवल पे भी, इकोसिस्टम्स के लेवल पे ज्यादा रिच, ज्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। वो कहने का मतलब है अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो हाउ टू मच वेरिएशन। उसमें ईयर से ईयर ज्यादा वेरिएशंस नहीं होने चाहिए स्टेबल कम्युनिटी में। वो स्टेबल रहना चाहिए, इट मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट और रिजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस। तो वो रेजिस्टेंट होने चाहिए या वो रिजिलियंट होने चाहिए डिस्टर्बेंस के, यानी कि कोई बाहर से कोई एलियन स्पीशीज आ जाए, इन्वेजन कर दे, तो क्या हुआ, उसके आने से नॉर्मल जो पहले से रह रही स्पीशीज है उनके ऊपर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर से कोई एलियन स्पीशीज आई और उसने एकदम से डिस्टर्ब कर दिया इकोसिस्टम। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, स्पीशीज रिचनेस किस तरह से स्टेबिलिटी लाती है, एक एक्सपेरिमेंट करके भी देखा। डेविड टिलमैन ने किया एक्सपेरिमेंट, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लांट्स के एक फील्ड एक्सपेरिमेंट करके टिलमैन ने ये फाउंड किया कि ऐसे प्लॉट्स जिनमें ज्यादा स्पीशीज थी पौधों की, प्लॉट में किया था इसने एक्सपेरिमेंट, प्लॉट में काफी सारे पौधे देखे कि एक ऐसा एरिया देखा जहाँ ज्यादा तरह के पौधे थे, जो ज्यादा रिच था बायोडाइवर्सिटी में, और दूसरा प्लॉट जहाँ पर एक ही तरह की प्लांट उग रहे थे। उन दोनों को कंपेयर किया, उसने देखा कि जब वो टिलमैन रिच डाइवर्सिटी वाले एरिया में कोई नया ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करता था तो उसको कोई इतना नुकसान नहीं होता था खासा, पर जब वो सिर्फ एक जैसा ऐसे प्लॉट में ऐसी एलियन स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करता था जो जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पौधे उग रहे हैं, तब उसको नुकसान होता था। तो यानी कि उसको ये पता चल गया जो ज्यादा रिच वाला प्लॉट होगा उसमें डिस्टर्बेंस कम होगी, नेचुरली वो अपने आप को बैलेंस कर सकता है। तो ये क्लियर हुआ आपको कि कैसे स्पीशीज रिचनेस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी देती है। ये थ्योरी है, बट अगर हम इसको देखें, कैसे इसको देख सकते हैं कि एक दो प्लॉट है मान लो, ठीक है, दो प्लॉट है उसके एक्सपेरिमेंट के, और फिर इस एक्सपेरिमेंट में तो तरह तरह के स्पीशीज उग रहे हैं। एक ए तरह का पौधा है जो है ज्यादा नंबर में, मान लो ए तरह का पौधा ज्यादा नंबर में है, वहीं पर दूसरा है बी तरह का पौधा जो थोड़ा कम नंबर में है, और एक सी तरह का पौधा है जो सिर्फ सिंगल है नंबर में। यहाँ पर सारे पौधे सी तरह के ही हैं,
अब इसमें इसने कोई नया प्लांट इन्वेड किया जो कि सी का कॉम्पिटिटर है, यानी वो प्लांट सी को के लिए तो नेगेटिव शो इफेक्ट शो करता है, बट बाकी पौधों का इतना असर नहीं है। तो वो क्या करा, इसने नए प्लांट ने सी वाले को जो एक इकलौता था उसको हटा दिया, खुद उसकी जगह फैलेगा। यहाँ पर अगर इसी सी उस प्लांट को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो ये इन सबको आउट नंबर कर जाएगा, इनको बिल्कुल ही खत्म कर देगा और खुद की पॉपुलेशन ग्रो, मतलब डिस्टरबेंस ज्यादा करेगा, क्योंकि इसके पास और कोई प्लांट नहीं है स्टेबिलिटी मेंटेन करने। इकोसिस्टम खत्म भी हो सकता है पूरा उस नए पौधे को आने से। पर वहीं पर जहां पर ज्यादा तरह के पौधे होंगे, वो वाला जो एक्सपेरिमेंट का फील्ड है, वहां कोई ना कोई दूसरी एक्टिविटी करके उस इकोसिस्टम की फर्टिलिटी, उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता रहेगा। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इज इट क्लियर? क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं? हसीन, आर यू एबल टू लिसन, अंडरस्टैंड कि कैसे रिच वाला जो इकोसिस्टम होता है, ज्यादा जिसमें बायोडाइवर्सिटी होती है, वो स्टेबल रखता है अपने आप को किसी भी डिस्टरबेंस से। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. There is no direct there is no direct answers to such naive questions, but we can develop proper perspective through an analogy, revert proper hypothesis. ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आती है कि रिवर्ट प्रॉपर्ट हाइपोथेसिस से तुम क्या समझते हो। मान लो कोई एयरप्लेन है, ये पॉल लर्लिक ने दी थी ये हाइपोथेसिस। एक एयरप्लेन है जो इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पार्ट्स बहुत सारे जुड़े हुए हैं और उसमें काफी सारी रिवेट्स लगी हुई हैं। रिवेट्स मतलब कुछ पार्ट्स लगे हुए हैं, स्पेयर पार्ट्स उसके, और उसके अंदर हर स्पेयर पार्ट जरूरी है, पर कुछ स्पेयर पार्ट्स ऐसे होंगे जो कि उसके विंग से लगे हुए होंगे, कुछ स्पेयर पार्ट्स ऐसे होंगे जिसने उसका इंजन और उसके टायर्स रखे होंगे। तो बशर्त अंदर के कुछ नट बोल्ट्स ढीले होने की जगह अगर उसके विंग्स के नट बोल्ट्स कहीं से ढीले हो गए, या फिर कोई ऐसे नट बोल्ट्स जो कि उसके लिए बहुत असेंशियल है फ्लाइट के लिए, वो हो गए, तो फ्लाइट की सेफ्टी ज्यादा डेंजरसली कम वीक हो जाएगी एज कंपेयर टू द अदर नट बोल्ट्स। अगर अंदर के सीट बेल्ट्स के नट बोल्ट्स निकालो तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि अगर विंग्स के ऊपर के नट बोल्ट निकालने से पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं इकोसिस्टम में कुछ स्पीशीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और उनको रहना, उनका की स्पीशीज का रहना इकोसिस्टम में बहुत जरूरी है, जो कि की स्पीशीज उसके पंखुड़ियों की तरह काम करती हैं, उसके प्लेन की पंखुड़ियों की तरह, जो प्लेन को चलाती रहती हैं, इकोसिस्टम को चलाती रहती हैं, एज कंपेयर टू कुछ और स्पीशीज होती हैं जो इतनी जरूरी नहीं है, जो कि लेस रोल प्ले करती हैं इकोसिस्टम में। नाउ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का लॉस। Well, it is doubtful if your new species are being added through a speciation into the Earth's treasury of species. There is no doubt about their continuing losses. ये डाउटफुल है कि कोई स्पीशीज ऐड करी जाए स्पीशिएशन की वजह से अर्थ की खजाने में, और नो डाउट इन देयर कंटिन्यूइंग लॉसेस, लॉस तो हो रहे हैं, वो तो कोई हम इसको रोक नहीं सकते, बट नए स्पीशीज भी ऐड तो हो ही रहे होंगे एवोल्यूशन से। बायोलॉजिकल वेल्थ हमारी प्लैनेट की कम होती जा रही है रैपिडली, एंड एक्यूजिंग फिंगर हमारी तरफ ही है कि हमारी वजह से कम हो रही है बायोलॉजिकल वेल्थ वर्ल्ड की। जैसे कि द कॉलोनाइजेशन ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमंस इज सेड टू हैव लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीशीज। नेटिव बर्ड की स्पीशीज में एक्सटिंक्शन हो गया है बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन, जो लोगों की इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सब बढ़ी है। IUCN की रेड लिस्ट में 2004 में डॉक्यूमेंट एक्सटिंक्शन 784 स्पीशीज
including 338 vertebrates, 359 invertebrates, and 87 plants of the last 500 years. Aquaga, Africa, Thylacine, Australia, Sequoia, Russia, 3 species of Bali Javian, Caspian tiger. ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज के नाम है जो रेड लिस्ट में एक्सटिंक्ट के अंदर एक्सटिंक्ट कैटेगरीज में लिखे हुए हैं ये सारे. डोडो मॉरिशस, वागा सब स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी स्पीशीज हैं. तो हमको ये पता चलता है जब हम ये देखते हैं कि स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं कि रैंडमली टेक्सास बहुत सारे ऐसे हैं कि जो सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियंस अपीयर टू बी वनरेबल टू एक्सटिंक्शन. Adding to the grim scenario of extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. Presently, 12% of all bird species, 23% of all mammal species, and 32% of all amphibian species, and 31% of all gymnosperm species is in the world face the threat of extinction. ये डर में है कि ये खत्म ना हो जाए. कम से कम 30 स्पीशीज डर में है कि ये खत्म हो जाएंगी अगर इन्हें बचाया नहीं गया. From a study of history of life on the earth through fossil records, we learn that the large scale loss of species like ones we currently हमारे अर्थ में डायनासोर्स होते थे greater than during the long period 3 billion year में जब से अर्थ बनी है काफी डाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट भी हो गई है और 5 एपिसोड्स आ गए हैं एक्सटिंक्शन के. जो आप कुछ मूवीज भी देखते हो, आइस एज मूवी एक है, एक जुरासिक पार्क मूवी है जो डायनासोर्स पे बनी है. वो कुछ ऐसी स्पीशीज को दिखाते हैं जैसे पहले टाइगर्स होते थे. पहले एवोल्यूशन के वक्त टाइगर्स के बहुत ज्यादा सेबर टूथ टाइगर्स होते थे, बड़े बड़े दांत होते थे, बहुत बड़े बड़े ऐसे डायनासोर्स होते थे. तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है 5 एक्सटिंक्शन के फेजेस में जो कि डाइवर्ट मतलब एक्सटिंक्ट हो चुकी है. एक्सटिंक्ट मतलब डिसअपियर हो चुकी हैं अर्थ की. और एस्टिमेट टू है 100 to 1000 टाइम फास्टर अब के टाइम में इतना गुना ज्यादा चल रहा है. क्या इतना गुना ज्यादा एक्सटिंक्शन चल रहा है. एंड नाउ प्री ह्यूमन टाइम्स एंड आवर एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट. हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही ज्यादा एक्सटिंक्शन हो रहा है. इफ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हाफ सारी स्पीशीज क्या अर्थ के ऊपर से डिसअपियर हो जाएंगी 100 सालों में. आगे के आने वाले 100 सालों में मतलब आधी से ज्यादा स्पीशीज हम लोग खो चुके होंगे. ये देखा गया हमारा. In the general, loss of the biodiversity in the region may lead to a decline in the plant production. अगर बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा तो पौधे भी कम ग्रो होंगे, फिर पौधों के भी ग्रोथ पे असर पड़ेगा. मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल हैबिटेट लॉस का. अब हम आ रहे हैं, जो टॉपिक हम जिस पे आ रहे हैं वो है हैबिटेट लॉस. ठीक है. यहाँ पर बताया है लंग्स ऑफ द प्लेनेट है अमेज़न फॉरेस्ट. और पहला कॉज जो बताया बायोडाइवर्सिटी के लॉस का, हैबिटेट लॉस ऑफ फ्रेगमेंटेशन. और ये इवल क्वार्टलेट बोला गया है इसे. सॉर्बिक्वेट है इस टर्म को, इवल क्वार्टेट इसको समझने के लिए दिया हुआ है कि ये 4 ऐसे रीजन है जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी हुई है. हैबिटेट लॉस की वजह से हुई है, फ्रेगमेंटेशन की वजह से हुई है, मतलब हमने जो किया जंगलों को काट काट कर जो बस्तियां बनाई उसकी वजह से हैबिटेट लॉस हुआ है. पौधों का, जानवरों का हैबिटेट फ्रैगमेंट भी हुआ है, उनका घर टूट गया है, जिसकी वजह से हैबिटेट लॉस होने की वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तक काट दिए गए हैं कहीं कहीं पर. कवरिंग 40% ऑफ द अर्थ लैंड, रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर 6%. पहले 14% कवर करते थे, अब सिर्फ 6% एरिया फॉरेस्ट का रह गया है. तो इसकी वजह से हम जब रीड कर रहे होंगे इस चैप्टर को 1000 और हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट की एरिया की लैंड लॉस्ट हो जाएगी.
तो अमेज़न फॉरेस्ट हार्बर कर रहा है जो स्पीशीज को, वो भी बहुत जल्दी जल्दी काटा जा रहा है। उसकी जगह सोयाबीन के और ग्रासलैंड्स उगाए जा रहे हैं ताकि बीफ कैटल्स ज़्यादा मीट वाले एनिमल्स ज़्यादा बन सकें, उन्हें ग्रो कराया जा सके। टोटल लॉस डिग्रेडेशन का मैनी एनिमल्स हैबिटेट्स का पॉल्यूशन का थ्रेट करता है सर्वाइवल। नई स्पीशीज भी ग्रो नहीं हो पाएंगी, नए मैमल्स बर्ड्स भी, उनको भी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि एक जगह से प्रॉब्लम शुरू होगी तो सब जगह फैलेगी। वही बात है, हैबिटेट लॉस होगा तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। सेकंड, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। हम किसी भी चीज को ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, चाहे वो लैंड ही क्यों ना हो, खराब हो जाती है। हमेशा नेचर पे डिपेंड है अपने फूड और शेल्टर के लिए, बट व्हेन नीड्स टर्न्स टू ग्रीड, और जब लालच ले लेता है जगह भूख का, तब क्या हो जाता है, अलग गलत हो जाता है, फिर गलत हो जाती है सब काम। हम अपनी पर एक्सप्लॉइटेशन होता है लास्ट 500 ईयर में, जिसकी वजह से स्टीलर सी काओ, पैसेंजर पिजन्स, ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से ह्यूमंस के ये खत्म हो चुके हैं। एंड प्रेजेंटली मैनी मैरीन फिशेस भी वर्ल्ड की, इनको ओवर हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे टेक्निक वाले जाल बना दिए गए हैं मछली पकड़ने के लिए, जो समुद्र में से एक साथ बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं और इकोसिस्टम भी खराब कर देते हैं समुद्र का। मछली तो बहुत ज्यादा आ जाती हैं, बट इकोसिस्टम खराब होता है, नेचर खराब होती है उससे। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, आपको ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि बाहर से कोई और प्लांट लाकर अगर किसी खेत में डाला जाता है तो वहां पर उसका वो नेचुरल प्लांट्स को फिर खराब कर देता है, डिस्टर्ब द नेचुरल प्लांट ग्रोइंग ओवर देयर। ऐसे ही किसी और जगह की मछली को किसी और देश में लाकर इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं ऐसे एलियन स्पीशीज के, कि जैसे दो, एक तो पौधे का एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि पौधे में बताया था आपको पहले, फर्स्ट चैप्टर में था वो पौधा, बंगाल टेरर बोला जाता है उसे, टेरर ऑफ बंगाल। ये इकॉर्निया नाम का एक सीवीड है जो दूसरे कंट्री से लाकर इंडिया में पहले अपने फूलों के लिए लाया गया, बट बाद में जाकर वो क्या हो गया, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऐसा वीड बन गया जो एक नदी में डाला था पर पूरी इंडिया के सारी नदियों में अब वो जलकुंभी पूरा पौंड को घेरे रहता है और वेस्ट पॉल्यूटेंट्स की तरह काम करने लग गया। ऐसे ही एक मछली थी नाइल पर्च नाम की, जिसे लेक विक्टोरिया में डाला गया, ईस्ट अफ्रीका की, जिसने एक्सटिंक्ट कर दिया मोर देन 2200 स्पीशीज ऑफ चिचलिड फिश को। इस लेक में बहुत पहले चिचलिड फिश होती थी, उन्हें खत्म करके रख दिया, नाइल पर्च खा गई इन सारी चिचलिड फिश को। तो ऐसे क्या करेगी, हमारे चिचलिड फिश उसी नदी की थी, नेटिव नदी की थी, नेटिव मतलब वहीं की मछली थी ओरिजिनली। तो बाहर से लाई हुई स्पीशीज अंदर की ओरिजिनल स्पीशीज को खत्म कर देती हैं। देखो उसका नाम यहाँ बंगाल का टेरर वाला जो मैं बता रही थी, उसका नाम यहाँ पे भी आ गया है, इकोर्निया। पार्थेनियम तो कैरेट ग्रास है, ये भी एक लैंड वाले प्लांट की वो है, वीड है। वीड अनवांटेड प्लांट होता है, तो कैरेट ग्रास जिससे अस्थमा भी हो जाता है। पार्थेनियम वो भी एक तरह की ऐसी वीड है जो सब जगह आराम से फैल जाती है। लैंटेना भी एक वीड है, पर वाटर में जो प्रॉब्लम कर रही है वो है इकॉर्निया नाम की एक्वेटिक वीड, इकॉर्निया। रिसेंट में इलीगल इंट्रोडक्शन हुआ है अफ्रीकन कैटफिश का, इसका नाम है कैलेरियस। एंड इसने क्या किया है, अफ्रीकन कैटफिश ने एक्वाकल्चर के दौरान जो इंट्रोड्यूस किया, उससे इंडिजिनस कैटफिश खत्म हो गई हमारी नदी। तो बाहर से अगर कोई स्पीशीज आएगी तो वो अंदर से, अंदर प्रेजेंट स्पीशीज को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। ये हमने पढ़ा। को एक्सटिंक्शंस क्या होते हैं? को एक्सटिंक्शंस कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो अगर एक खत्म होगा तो दूसरा उसके साथ ही खत्म हो जाएगा, ऐसे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। वो एक्सटिंक्शन जिसमें से अगर एक मरता है तो दूसरा भी साथ में मरेगा। वरना होस्ट फिश स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो उस पर डिपेंड होने वाले जो पैरासाइट स्पीशीज हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अनदर एग्जांपल इज द केस ऑफ, इसमें एग्जांपल दे रखा है कोई वर्ल्ड प्लांट का और पॉलिनेटर का, कि पौधों को पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट चाहिए होते हैं
अगर पौधे खत्म हो जाएंगे तो इंसेक्ट्स भी खत्म हो जाएंगे इन दोनों के बीच में, क्योंकि क्या है, म्यूचुअलिज्म है। दोनों एक दूसरे पे अपने अपने वर्क के लिए डिपेंड होते हैं। म्यूचुअलिज्म मतलब अगर मधुमक्खी पॉलिनेशन करेगी, पौधों को फैलाएगी, तो पौधों के भी जीवन चलता रहेगा, क्योंकि पॉलिनेशन एक जगह से, एक फूल से पॉलन ग्रेन्स लेकर दूसरे में डालना है, तो उससे उनकी रिप्रोडक्शन होती है और मधुमक्खी को खाना मिल जाता है, रस मिल जाता है। तो अगर मधुमक्खी को कोई खतरा हुआ पॉपुलेशन को, तो फिर वो पौधों के अंदर भी खतरा हो जाएगा। अब बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा टॉपिक है, इसको हम कल की क्लास में समझेंगे। आज हम बायोडाइवर्सिटी सेकंड लास्ट टॉपिक है, फिर ये एंड हाउ वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, दिस इज लास्ट टॉपिक। 2 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर में, फिर ये चैप्टर फिनिश हो। ठीक है, तो इसको हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे कल। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन हमें क्यों करनी चाहिए कंजर्वेशन। आज हमने पढ़ा कि रीजन क्या है बायोडाइवर्सिटी के लॉस के, वो 4 रीजन पढ़े। को एक्सटिंक्शंस, एलियन स्पीशीज इंट्रोडक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ये पढ़ा हमने। ये पढ़ा कि कौन से स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बायोडाइवर्सिटी कितनी लॉस हो चुकी है। फिर हमने ये पढ़ा कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी किसी भी इकोसिस्टम में क्यों ज़रूरी है। अलेक्जेंडर वॉल हम्बोल्ट की हमने इक्वेशन पढ़ी और उसका ग्राफ देखा। एंड पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी होने के रीजंस देखे। एक तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एक रीजन है कि बायोडाइवर्सिटी अलग तरीके, बहुत ही डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, मतलब अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। और एक हमने रीजन पढ़ा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, देन कि जितना ज़्यादा एरिया एक्सप्लोर करेंगे उतनी बायोडाइवर्सिटी हमें मिलेगी। ये देखे हमने, ग्राफ्स देखे इनवर्टिब्रेट्स के, वर्टिब्रेट्स के और प्लांट्स के ग्राफ, कि कितने अमाउंट में जो एनिमल्स हैं उनमें से कितने इनवर्टिब्रेट्स की क्या डाइवर्सिटी मिलती है, वर्टिब्रेट्स की क्या मिलती है, कौन से वर्टिब्रेट ज़्यादा हैं, और प्लांट्स में फंगी ज़्यादा हैं। ये हमने सब समझा। तो जितना हमने समझा, आई होप इतने अच्छे से समझाया गया है कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, सब समझ में आया होगा। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द सेशन हियर। सो कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो तुम पूछ सकते हो हसीन, related to the chapter which is we have studied. Are you having any query? नहीं तो आप जब ये चैप्टर पूरा खुद भी पढ़ोगे, उसके बाद जब इसे खुद से समझोगे, तब आपको प्रॉब्लम्स अगर आए, डाउट्स आए, तब आपका डाउट वेलकम है। ठीक है, तो वी विल हैव अनदर सेशन। कल एक और सेशन होगा जिसमें लास्ट टॉपिक्स कंप्लीट होंगे। फॉर दिस, फॉर ऑल टुडे, एंड keep studying, keep preparing your notes, and keep preparing for your term 2 exam. Thank you. Okay, ma'am.